आप जल्दी आओ, देखना जरा ध्यान से। ये पार्क में खेलते खेलते आए, अपना फोन का फोन लेके आओ। हाँ माइनर है, ये देखो इनके पास एक फोन है और इन्होंने इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें लगाई हुई हैं, हो सकता है ये एग्जाम में काम आ जाए। ये फॉर्मूलेज की लिस्ट है, ठीक है। अब ये फोन मेरे पास आए बेचने के लिए, इन्होंने कहा कि इन्हें एक चिप्स पसंद आ गई दुकान पे कि वो ही खानी है अब। तो क्या माइनर को पता होगा कि चिप्स ज्यादा महंगी है या फोन? नहीं। तो इन्होंने कहा मेरा फोन ले लो और चिप्स दे दो। तो मैंने इनको फोन लिया और 10 रुपए दे दिए, मैंने कहा जाओ चिप्स लेके आ जाओ। क्या ये बात समझ में? क्या एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या मैंने माइनर को फोर्स किया? यहाँ पर माइनर अपनी मर्जी से आया। फिर ये थोड़ी देर बाद अपनी मम्मी को बुला के लाए और मेरे से फोन छीनने लगे, कह रहे लाओ लाओ फोन दो। तो क्या ये रिकवर कर पाएंगे या नहीं? कारण ये माइनर है। तो क्या माइनर से ली हुई कोई भी चीज का मेरे पास राइट है? नहीं। एग्रीमेंट कैसा हो गया? वॉइड। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि वो जो 10 रुपए मैं इनसे रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, अगर चिप्स खरीद लिए हैं तो रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, या अगर खा गए हैं चिप्स तो रिकवर। 3 केस है। अभी इनके पास अभी 10 रुपए हैं, तो क्या मुझे मिल जाएंगे? आंसर इज यस। आप अपना फोन ले लो, मेरे 10 रुपए मुझे दे दो। दूसरा, इन्होंने चिप्स खरीद लिए हैं, क्या मुझे मिल जाएंगे? आंसर इज यस। चिप्स कंज्यूम कर लिए, क्या तब मिल जाएंगे? अगर इनके पास 10 रुपए की प्रॉपर्टी है तो क्या उससे रिकवर कर पाएंगे? आंसर इज नो। ये नेसेसिटीज नहीं है, ये नेसेसिटीज नहीं है कि मैं 10 रुपए की चिप्स के चक्कर में इनकी पूरी प्रॉपर्टी बेच दूं। क्या ये बात समझ में आई? अब जरा दूसरा केस, पहले केस में कोई मेरी कोई गलती थी? इन्होंने कुछ गड़बड़ की? नहीं। दूसरे केस में देखो, इनके पास ना एक फेक लाइसेंस है, ये आधार कार्ड है। ये आधार कार्ड ये अगली बार लेके आए हैं, ध्यान से समझना। अब ये आधार कार्ड दिखा के कह रहे हैं कि ये रहा मेरा आधार कार्ड और ये रहा मेरा फोन, अब तो दोगे? और उस आधार कार्ड या जो भी लाइसेंस था उसमें जो एज थी इनकी वो 18+ थी। अब गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया आधार कार्ड है, तो क्या मुझे और कुछ सोचना चाहिए? नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। इन्होंने कहा ये वाला फोन ले लो, अब तो मैंने आधार कार्ड दिखा दे, अब तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा लेकिन इस बार 1000 रुपए लगेंगे। कितने वाली चिप्स पसंद आई है? 1000 वाली। तो क्या अब मुझे दे देना चाहिए या नहीं? बताओ, क्या मुझे फायदा रहेगा? तब भी 10 रुपए में भी फायदा था और 1000 में तो फिर से फोन वापस नहीं रखना। आधार कार्ड तो तुम रखो, बेचने के आए हो तुम फोन। क्या ये बात समझ में आई? अब मैंने फोन ले लिया और 1000 रुपए इनको दे दिए, मैंने कहा लो 1000 रुपए पकड़ो तुम। अब ये अपने घर चले गए, जाओ। अभी दोबारा, अरे रुक जाओ, फिर ये दोबारा मम्मी को लेके आए कि इन्होंने मेरे से 1000 रुपए छीने हैं। नहीं, फोन छीने ना, 1000 रुपए तो हाँ, फोन छीने और 1000 रुपए ये छीन के ले गए मेरे से। मैंने कहा ये तो मुझसे खुद दे के गए। अब बताओ लीगली रिकवर कर पाएंगे या नहीं? बताओ। हाँ जी, पहले केस में और दूसरे केस में फर्क है या नहीं? इनके पास एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ था जिसमें 18+ थे, वो आइडेंटिटी प्रूफ को कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि ये फेक है या नहीं है। तो मेरी कोई गलती है क्या? क्या मैं अपने जो ये फोन है इसे रख पाऊंगा और 1000 रुपए वापस ले पाऊंगा या नहीं? बताइए। ये मेरे से फोन वापस लेने आए तो क्या मैं फोन वापस देने के लिए लायबल हूं या नहीं हूं? अभी भी लायबल। तो 18+ है ना? 18+ सिर्फ किस में है? आधार कार्ड में है नहीं, वो फेक लाइसेंस है। अरे 1 मिनट पहले तो गए थे, तब तो माइनर थे। इतने मिनट में बर्थडे आ गया क्या? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो नालायक लॉ में क्वेश्चन उठा रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या था कि क्या ये माइनर है? आंसर इज इन्होंने जुगाड़ से किसी तरीके से एक फेक लाइसेंस बनवा लिया गवर्नमेंट द्वारा ही, जिसमें 18+ शो हो रहे हैं, और वो मुझे दिखा दिया फेक लाइसेंस था। वो एक नॉर्मल पर्सन पता नहीं लगा सकता था कि ये फेक है या ओरिजिनल है। मैंने उस लाइसेंस पे भरोसा करके इनको 1000 रुपए में फोन जो है इनका ले लिया और 1000 रुपए दे दिए। तो क्या अब मैं अपने फोन को अपने पास रख पाऊंगा या मेरे से रिकवर कर पाएंगे? ये रिकवर कर लेंगे। हाँ जी, फ्रॉड कर रहे हैं, जानबूझ के फेक लाइसेंस बनवाया, सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन फंसा कौन? मैं। क्योंकि ये नॉर्मल व्यक्ति है, इनके पास पावर्स है, इनके पास डोरेमोन की पावर्स है, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो गवर्नमेंट ये कहती है वो तो माइनर है, तुम थोड़ी बेवकूफ हो। हाँ, और अभी तो मम्मी को बुला के लाए हैं, कल को गुंडे ले आए, फिर क्या करोगे? गुंडे हमारे क्लास में है अभी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब ध्यान से समझना, जब एग्जाम में केस स्टडी आएगी तो वो आपसे पूछेगा कि माइनर ने एक फेक लाइसेंस दिखाया जिसपे भरोसा करके किसी पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। क्वेश्चन ये आया क्या माइनर अपने आप को मेजर शो कर सकता है? आंसर इज यस। चेक किसको करना है?
जो उसके साथ डील कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वो पिटेगा बहुत, वो इतना पिटेगा, दोबारा ये गलती नहीं करेगा वो। तो पॉइंट किस चीज का है? अब तीसरा केस सुनो। तीसरे केस में मुझे अपना आईडी कार्ड वापस दे दो। आईडी कार्ड कौन सा वाला? ये वाला। वेरी गुड। देखो माइनर समझदार है। 1000 रुपए कहाँ है? ये रहे 1000 रुपए, इन्होंने वापस दे दिया। अरे सच में समझदार है माइनर। अब सुनो तीसरे केस में इन्होंने मुझसे एक चीज कही कि सर मेरा बर्थडे आ रहा है अगले, मतलब 12 बजने वाले हैं, 12 भी बजी गए हैं, तो बर्थडे आने वाला है। इन्होंने मुझसे 12:15 बजे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 1000 रुपए मुझे दे दो फोन के बदले में। जैसे ही 12 बज जाएंगे तब तो मैं ओरिजिनल फॉर्म में मेजर हो जाऊंगी। मैंने कहा हाँ, तो तब मेरे से साइन करा लेना और पैसे ले लेना। क्या ये बात समझ में आई? तो फिर इन्होंने कहा लेकिन अब रेट बढ़ गया। ये कितनी बार, कौन सी बार आए हैं मेरे पास? तीसरी बार। पहले 2 बार में कौन फंसा? मैं। ये बात समझ में आई? अभी तीसरी बार मेरे पास आए, इन्होंने कहा फंसा के तो छोड़ेंगे, 2 बार से पेट नहीं भरा इनका। अब तीसरी बार ये मेरे पास आए, सर 11:15 बज रहे हैं, एज तो आपको पता ही होगी माइनॉरिटी की, 18+, इतने तो पढ़े लिखे आप हो, और 18+ के बाद अगर कॉन्टैक्ट में कर लूं आपसे तो आप जो है नहीं फंसोगे। मैंने कहा बात तो आप सही कह रहे हो। तो मैंने 11:15 बजे इन्हें फिर से, इस बार मैंने इन्हें 2000 रुपए दिए। कितने हजार हैं? 2000। मैंने कहा लाओ फोन दो। क्या अब फेक लाइसेंस की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। मैंने कहा 12:15 बजे आना, तब साइन कराऊंगा तुमसे। तो ये 12:15 बजे आए, मैंने कहा साइन करो, लो इस पे साइन करो, इस पे असली वाले इन्होंने साइन कर दिए हैं मेरे पास। क्या अब मेरे पास वैलिड प्रूफ है कि ये सेल हो गई है? क्या मेरे पास वैलिड प्रूफ है सेल हो गई है? क्या अब मैं इनसे, अब ये तीसरी बार फिर से मम्मी को बुला के ले आए कि देखो इस बार मेरा पागल बना दिया, 2000 रुपए देके, फोन मेरा 10,000 का था। बताओ अब कौन जीतेगा? मम्मी तो जीती रही है। डाला है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बताओ मम्मी जीत रही है, माइनर जीतेगा। कारण क्या होगा? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट करा तब भी माइनर था। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो क्या थे? माइनर। और अगर ऐसी प्रैक्टिसेस को लॉ अलाउ कर दे तो क्या लोग, जैसे ही लोग 18 के होने वाले होंगे, 18+ होने वाले होंगे, क्या उसी टाइम माइनर का बेवकूफ बना देंगे और बाद में साइन करा लेंगे? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? यस। ऐसी ही प्रैक्टिसेस को डिमोटिवेट करने के लिए कि लोग ऐसा करें ना। तो अब तीसरी बार में कौन जीतेगा? इनको एक टैलेंट पता था कि जैसे ही पैसे मिलते जा रहे खर्च करते जाओ, क्योंकि अगर पैसे बच गए तो रिकवर कर लेंगे वो, और रिकवर करना मतलब कोई केस थोड़ी करेंगे, बस जो पैसे आपने लिए उसे वापस दे दो। तो इन्हें एक चीज तो, जब 10 रुपए मिले भाग के क्या लेके आ गए? चिप्स। 1000 रुपए आगे भाग के क्या लेके आ गए? बताओ 1000 रुपए में क्या लेके आओगे? चिप्स खाओगे यार? 2000 में बताओ क्या खर्च करोगे? पिज्जा। अच्छा सुनो, पिज्जा आ गया है, इनके पास रखा है, क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा? यस। पिज्जा आ गया है, रखा है, अभी खाया नहीं है, क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा? नो। मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। नालायक। पिज्जा है, कर लूंगा। इन्होंने कंज्यूम कर लिया, कि पैसे ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। तो हाँ जी, नहीं मुझे चाहिए। किसने बोला मुझे चाहिए? और मैं ऐसा सोचूंगा, मैंने कहा हाँ खा लो, मैं तो रिकवर कर लूंगा। पता है मैं रिकवरी नहीं कर पाऊंगा। तो क्या ये बात समझ में आई? तो हर केस में छीनने से नहीं होता। तो तीनों केस में कौन फंसा? वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। और कौन जीत गया? माइनर। क्या ये बात समझ में आई? क्या कर रहे हो उसके साथ? अरे अब मैंने भी ठान ली, देखो इनका कुछ ना कुछ तो करूंगा मैं। ध्यान से समझना। मैं अब तो आपको फंसाऊंगा एक बार में। कितनी बार मैं फंस चुका हूं? 3 बार मैं फंस चुका हूं। मैंने कहा रुक जाओ अब तुम। स्केल दिखाना जरा। रुक जाओ। एक रजिस्टर दिखाओ, एक रजिस्टर दिखाओ और एक स्केल दिखाओ। मैंने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, ध्यान से समझना। अब मैं इनको एक ऐसी चीज दे रहा हूं, क्या ये नेसेसरी है या नहीं है? मैंने कहा ये पकड़ो, 5000 रुपए की है ये, नोट से इसमें अपने आप याद हो जाते हैं। एक वो मूवी देखी है आपने, चिट्ठी, देखते ही रीड। मैंने कहा इसमें चिट्ठी की आंखें, तुम पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई तुमको? ये मुझे वापस दे दो। पुराने कॉन्ट्रैक्ट की चीजें नहीं रखते अब। अभी मिलेगा। अब ये नेसेसरी थी। कितने रुपए की चीज है? 5000 रुपए की। ओरिजिनल प्राइस इस बुक का 5000 रुपए मान लीजिए। अब ये क्या फिर से खुश दिख रहे हैं आपको? क्या इनके मन में ऐसा है कि केस नहीं कर पाऊंगा मैं? तो ये फिर से इस कॉपी को घर लेके चले गए,
5,000 रुपए मुझे देके चले गए, शाम को फिर मम्मी को ले आए, बताइए कौन जीतेगा? ये फिर से जीत जाएंगे। कारण मैंने क्या बताया, इनके पास प्रॉपर्टी है? क्या मैंने बताया प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या माइनर को दी हुई चीज को लेके पेरेंट्स को लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज नो। क्या ये बात समझ में आई? माइनर को दी गई किसी भी गुड्स के लिए बिना पेरेंट्स या गार्जियन की परमिशन के आप पेरेंट्स और गार्जियन को लायबल नहीं ठहरा सकते। तो इसका मतलब माइनर को तो ठहरा ही नहीं सकते, पेरेंट्स को भी नहीं ठहरा सकते। तो क्या आज ही पेरेंट्स से डील कर ले जाके कि साइड वाला दुकान वाला है 4,000 का सामान लेके आऊंगा, उससे लीगली आपसे क्लेम नहीं कर सकता। वैसे क्या होता है, देखो आपके बच्चे ने सामान गिरा दिया, आप पैसे दो तो पेरेंट्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ पढ़ी नहीं। हाँ, नहीं, लीगली नहीं क्लेम कर सकते। हाँ, मैं ऊपर गया था वानी को अभी गुड्स दिलाने के लिए। मान लीजिए मैं उसे दिला के वापस आ जाता, मैं तो दिला रहा हूं तो मुझे देने पड़ेंगे क्या? यस। दूसरी बार में मैंने क्या किया, उसे ऐसे ही भेज दिया। मैंने कहा तुम्हें पहचान लेगा, फटाफट से महंगी सी चीज लेके आओ, और वो लेके आ गई। क्या मैं लायबल? नहीं। क्या मैंने उन्हें बोला था देने के लिए? नहीं। उन्होंने कहा सर हमें लगा आपके घर से है तो दे दो। मैंने कहा ठीक है, कोई पूरा मॉल नाम कर दो, मेरे घर से है। तो क्या वो मुझसे रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या अब मुझे मेरे गुड्स वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मान लीजिए इन्होंने यूज कर लिए, कंज्यूम कर लिए, मान लीजिए कोई ऐसी चीज है यूज कर ली, क्या अब मुझे वापस मिल पाएंगे? नहीं। क्या मुझे 5,000 रुपए वापस देने पड़ जाएंगे? आंसर इज यस। 4 जहां गेम चल रहा है ना लाला फुटबॉल का। तो चौथी बार भी कौन जीते? ये। अब आए 5वीं बार, इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं इनके पास प्रॉपर्टी है। ऐसा बैग रखते हैं ना लोग शादी में जिसमें पैसे रहते हैं, तो इनके पास प्रॉपर्टी है 50,000 रुपए की। मुझे कितने पैसे लेने हैं इनसे? 5,000। तो अब इनके पास असेट्स है वर्थ ₹50,000। मैंने इनको क्या सप्लाई की है? नेसेसरीज। क्या ये बुक नेसेसरी में आती है? आंसर इज यस। क्या मैं अब अपने 5,000 रुपए रिकवर कर पाऊंगा अगर इन्होंने मुझे पहले नहीं दिए थे? तो क्या अब मैं 5,000 रिकवर कर पाऊंगा? आंसर इज यस। मैं केस माइनर पे करूंगा या इनकी प्रॉपर्टी से? प्रॉपर्टी से। कैन माइनर बी हेल्ड लायबल? नो। कैन माइनर एवर बी हेल्ड लायबल? नो। सिर्फ किसको रिकवर कर पाऊंगा? प्रॉपर्टी। अगर इस पिक्चर से मैं प्रॉपर्टी हटा दूं तो क्या माइनर से रिकवर कर पाऊंगा? आंसर इज नो। क्या ये चीज समझ लीजिए? सारे रूल्स है जो अभी आप आगे। अब मुझे सारे रजिस्टर दो, 5-6 रजिस्टर्स दो मुझे फटाफट से। इस पूरे बैग में बैग ही दे दो मुझे। नहीं, रजिस्टर्स दो, ज्यादा कर रही है। लाओ सारे रजिस्टर, ये सब तुम्हें पकड़ने हैं। ये लो, ये मेरा वाला मुझे वापस दे दो। सारे बच्चे रजिस्टर्स दो फटाफट से, जितने रजिस्टर्स दे सकते हो सब दे दो आज। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर। लैपटॉप नहीं देना, नालायक, लैपटॉप नहीं देना। और कहाँ है? तो अच्छा बैग ही सही था। ये भी दो। अरे तुम नालायक दोस्त हो दुश्मन हो? माइनर ढक ही जाएगा इसमें। अरे अब सुनो जरा ध्यान से, उठाना पड़ेगा भाई। नहीं उठाना पड़ेगा, लो ऊपर से हटा देता हूं मैं। चलो उठाओ। हाँ सारे। ये नालायक नीचे 2 रुपए वाली कॉपी किसने रख दी इसमें? इसकी वजह से गिर रहा है। अब सुनो जरा ध्यान से, आराम से कंसेप्ट आराम से सीखेंगे। अब सुनो, मैंने कहा आपको मुझे कोई गुड्स देने हैं नेसेसरी। क्या अभी भी ये नेसेसरी है? ये नेसेसरी है। मैंने कहा मेरे पास नेसेसरी है, क्या रख दूं? अब इनकी प्रॉपर्टी है क्या इनके पास? यस। क्या मैं रिकवर कर, प्रॉपर्टी कहां है? क्या मैं इनकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर पाऊंगा? आंसर इज नो। रीजन बीइंग माइनर वाज ऑलरेडी हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ नेसेसरीज। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? जब माइनर के पास ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी है नेसेसरीज की, तो क्या मुझे देना जरूरी था? नेसेसरी तब होगी जब उसे जरूरत होगी। क्या वीट नेसेसरी में आएंगे? गेहूं, पता चले मैंने 50 के कट्टे इनके सर पे रखवा दिए, मैंने कहा लो खा लो। क्या मैं एनफोर्स करा सकता हूं? इवन इफ माइनर इज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी, मैं तब भी केस नहीं कर सकता इफ द माइनर इज हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी। क्या ये बात समझ में आई? और रख दूं? हाँ अब रख दो, अब वापस रख दो। नालायक हो, एक देने के लिए बोला था तुम्हें। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब बैठ जाओ। भैया मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को पार्टी दे दो, हमारी डील होती है, मैं बाद में आपको दे दूंगी पैसे। ये देखो कंसेप्ट प्रैक्टिकली सिखाने का ये नुकसान है। अब हुआ क्या, देखो डील में इन्होंने क्या कहा कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी, आप पार्टी दे दो। क्या मैं इनसे रिकवर कर पाऊंगा? हाँ नहीं।
दो ऑफर के लिए। अब तुम्हें तो पार्टी मिल रही है ना इसके बदले। बात तो क्या मैं इनसे रिकवर कर पाऊंगा? वो कह रहा नाले पार्टी दो, बाद की बात है। बैठ दो, बैठ दो। इतनी मेहनत करी, कम से कम फोन तो दो। चलो, ये प्रॉपर्टी यही छोड़ गए तुम। अब सुनो जरा ध्यान से, ये जितने भी एग्जांपल्स, कितने एग्जांपल्स हो गए? 5 पॉइंट्स हो गए। ये सारे पॉइंट एज इट इज लिखे हुए हैं, आपको वर्डिंग्स भी समझने हैं। पहला पॉइंट है कैपेसिटी टू पार्टी। कौन से सेक्शन में आता है ये? सेक्शन नंबर 11। हमने कहा पढ़ा था सबसे पहले? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन नंबर 10 में, दैट पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में 3 तरीके की पार्टी आई थी, माइनर, अनसाउंड माइंड और कन्विक्टेड या डिस्क्वालिफाइड पर्सन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, इंसॉल्वेंट। मेजर है या माइनर है? जो वॉइस कम करने लगी। हाँ, अचानक से शांति हो गई, वापस से आ गए हम। अच्छा अच्छा, कैपेसिटिव पार्टी का मतलब माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किससे करना चाहिए? मेजर से। साउंड माइंड से करना चाहिए, अनसाउंड माइंड से? साउंड माइंड से। डिस्क्वालिफाइड से या नॉट डिस्क्वालिफाइड से? ये तुमने साइन किए थे, यहाँ पे साइन हटा देता हूं मैं। क्या इनके साइन की कोई वैल्यू थी? नहीं थी। पहला केस पढ़िए, हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? एग्रीमेंट्स विद माइनर। एग्रीमेंट्स विद माइनर आर वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है? वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग। इनिशियो बना है इनिशियल वर्ड से, अब का मतलब अभी। तो लैटिन वर्ड समझ गए, हिंदी से ही प्रेरित हुए हैं। विद नो लीगल इफेक्ट। अब इसमें एग्जांपल है, देखो क्या एग्रीमेंट किसका है? माइनर के साथ। पहले केस में बच्चा आया अपने बच्चे को, अपने बच्चा नहीं कुत्ते को, कुत्ते का नाम क्या है? हस्की। आकाश लेके आया, मान लीजिए आकाश है। ये कुत्ता कौन लेके आया था? आकाश। अब ये कुत्ता लेके आया है, जब तो आइसक्रीम वाले के पास गया और उसने कहा ये जो कुत्ता है इसकी मार्केट वैल्यू 10,000 रुपए, ब्रीड है ये कुत्ता एक। आकाश लेके आया है क्योंकि इस डॉग को वो इस आइसक्रीम वाले को देना चाहता है और ये कह रहा है कि भाई साहब 2,000 रुपए की आइसक्रीम दे दो, बस बात खत्म। कुत्ता कितने का है? 10,000। कुत्ता किसका होगा? इसी का या घर वालों का होगा? कुत्ता ऐसा तो नहीं होता लिया किसके नाम पे है कुत्ता, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, पेपर बनते हैं को जब खरीदते हैं ना भाई साहब, कुत्ते के नाम से बिल बनता है, अगर आपको पता हो तो। पिताजी का नाम थोड़ी लिखेंगे इसमें। अब आइसक्रीम वाले ने इसे 2,000 रुपए दे दिए, जरा ध्यान से समझना। इस 2,000 रुपए नहीं, आइसक्रीम दे दी और ये इसने सारी आइसक्रीम जो है खा भी ली है और दोस्तों में बांट भी दी। दोस्तों में रौनक को दे दी, हर्ष को दे दी, करण, सूरज, निकिता, वंदना, अंकिता, सबको दे दी इसने आइसक्रीम। सुनना जरा ध्यान से। और क्या इन्होंने इस आइसक्रीम को लेके वेट किया होगा या खा गए होंगे? खा गए होंगे। तो क्या ये जो आइसक्रीम वाला है, अब क्या हुआ, आकाश बाद में अपनी मदर को लेके गए। मदर ने पूछा भाई तुम कुत्ता कहाँ छोड़ गए? तुमसे प्यारा तो मुझे कम से कम बात तो मानता है। बात समझ में आई? तो बताओ कौन जीतेगा? कुत्ता वापस मिलेगा या उसे 2,000 रुपए देने पड़ेंगे? क्या होगा बताओ? कुत्ता वापस पड़ेंगे वापस, और 2,000 की जो आइसक्रीम आई थी उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे क्या? नहीं। ये पहला केस था। क्या ये बात समझ में आई? फिर आए दूसरे केस में। केस समझिए। कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने क्या कहा? हेल्ड दैट राम सिंह। अब लॉ की लैंग्वेज में आ जाइए, एग्जांपल्स अपनी जगह। कोर्ट हेल्ड दैट राम सिंह विल हैव टू रिटर्न द डॉग। क्या रिटर्न करना पड़ेगा? यस। दूसरा, माइनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव बैक द और रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। क्या ये बात समझ? अगर वो 2,000 की आइसक्रीम एज इट इज रखी होती घर पे जाके बॉक्स के अंदर, तो क्या वो वापस, कोर्ट बोलता तो वापस मिल सकती थी? आंसर इज यस। अगर कोर्ट चाहे तो उसे वापस दिलवा सकता। क्या ये बात समझ में? मैंने कहा मान लीजिए आइसक्रीम का वो कंज्यूम करके, लेकिन प्रॉपर्टी है उस माइनर के नाम पे, आकाश के नाम पे प्रॉपर्टी है मान लीजिए, तो क्या 2,000 रुपए रिकवर कर पाएगा वो? नहीं। रीजन क्या है? नेसेसरी नहीं। लेकिन आकाश कह रहा है जिंदा रहने के लिए आइसक्रीम जरूरी है, तो क्या आकाश के कहने से नेसेसरी बन जाएगी क्या? ये कह रहा है छत पे चढ़ के कूद जाऊंगा मैं वरना आइसक्रीम खिलाओ, तो क्या जरूरी है? नहीं। अरे नालायक, कह रहा है वो, कूदेगा नहीं वो।
सेकेंड पॉइंट का जो हेडिंग है वो पढ़िए, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड का मतलब वो अपने आप को बोल सकता है कि मैं तो माइनर हूं, मैं क्यों हूं। दूसरे केस में क्या लेके आया बताइए आकाश? डॉक्यूमेंट लेके आया। उसने कहा देखो ऐसा है, पहले वाले जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, भाई साहब राम सिंह से कहा भूल जाओ। क्या राम सिंह दुखी है अभी? यस। पहले वाले पिक्चर में थोड़ा ठीक था ये, यस। अब राम सिंह क्या हो गया? थोड़ा सा दुखी हो गया। अभी ऐसे कह रहा भाई साहब देखो रात गई बात गई, अब एक नई सुबह हुई है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कुत्ता वही है। कुत्ते की वैल्यू आपको पता ही होगी, कितनी थी? 10,000। उसने कहा भाई साहब ऐसा करते हैं, अब मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट देता हूं, क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। तो डिस्काउंट कितने का दिया इसने? 500 रुपए का। उसने कहा सिर्फ तुम 1500 रुपए की आइसक्रीम पैक कर दो। कितने रुपए की? 1500 रुपए की आइसक्रीम सिर्फ पैक कर दो आप, और मैं इसे लेके जा रहा हूं। क्या अब इस डॉक्यूमेंट को देख के तसल्ली से दे सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है तो गलती किसकी? गवर्नमेंट की। क्या राम सिंह को इसका भुगतान करना पड़ना चाहिए? आंसर इज नो। लेकिन क्या करेगा? आंसर इज यस। तो इसने डॉक्यूमेंट दिखाया, 1500 की आइसक्रीम ली और फिर से दोस्तों में बांट दी। केशव को छोड़ के, केशव को तीसरी बार में दे। जब लायबिलिटी आएगी ना तब केशव को देगा ये। अब जैसे ही परेशानी हुई तो क्या ये फिर से मदर को बुला के लाया होगा या नहीं? बताइए। आए फिर से मम्मी जी को बुला गया। मम्मी जी ने कहा तुम बेवकूफ हो, कल ही समझाया था तुम्हें, इसके चक्कर में क्यों पड़ गए तुम? ये तो कुछ भी दिखाएगा, ये तो कल को प्रॉपर्टी के कागजात दिखा देगा तुम्हें घर के। तो क्या घर बेच दोगे हमारा? बताओ कुत्ता कौन किसके पास रहेगा? क्या घर वापस आ जाएगा कुत्ता? आंसर इज यस। 1500 की पेमेंट कौन करेगा? कोई भी नहीं। अगर 1500 की आइसक्रीम एज इट इज रखी हुई तो क्या कोर्ट चाहे तो आइसक्रीम वापस दिलवा सकता है? यस। अगर आइसक्रीम कंज्यूम हो गई है तो नहीं दिलवा सकता। अगर आकाश के पास प्रॉपर्टी है 1500 की तो तब भी नहीं दिलवा सकता। रीजन क्या है? नेसेसरी सप्लाई। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब कोर्ट ने क्या बोला, अभी लैंग्वेज समझनी है आपको। पहला पॉइंट पढ़िए। कोर्ट हेल्ड दैट राम सिंह विल हैव टू रिटर्न द डॉग एंड नो मनी विल बी रिफंडेड। क्योंकि आइसक्रीम वो कंज्यूम कर चुके हैं तो क्या पैसे रिफंड मिलेंगे आपको? नहीं। दूसरा, माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल इवन इफ ही हैज फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर। क्या ये बात समझ में? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए एक कुत्ता है, बहुत समय से जानता है आपको, और वो अचानक आपको काट ले। क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ खेल रहे थे, उसे ऐसे पकड़ के हाथ से ऐसे ऐसे, बारिश आ रही है तो आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, उसे किसी स्टेप में अच्छा नहीं लगा तो उसने आपको काट लिया। तो बाकी के लोग देखने वाले क्या कहेंगे? ये तो कुत्ता था, तुम तो समझदार थे, ये तो बोलेंगे आपको। तो ऐसे ही इसमें सेकंड पॉइंट पढ़िए, माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल इवन इफ ही हैज फॉल्सली रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर। अगर माइनर ये चाहता है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है, आपको पागल बनाना चाहता है, तब भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, कुछ भी ना केस कर सकते। तो माइनर कितनी खतरनाक चीज है, आपको समझ में आया? क्या माइनर के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? नहीं। इसीलिए लॉ सिलेबस में नहीं है 12th क्लास तक। अरे नालायक, अपने आप ही रखिए। थर्ड पॉइंट एग्रीमेंट। किस चीज के लिए? एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज विद माइनर आर वेल। लेकिन क्या ये नेसेसरी है? नहीं। तो अब हमने इसमें क्या सेल करा दी है? बुक्स। आइसक्रीम नहीं है क्या है इसमें? बुक्स। नेसेसरी कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल। क्या माइनर के खिलाफ केस कर सकते हैं? क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, या एक स्टेटमेंट लिखी होगी, माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेसेसरी सप्लाइड टू हिम इन केस ही वाज नॉट हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? माइनर कैन बी हेल्ड लायबल। लिखना क्या होना चाहिए? माइनर्स स्टेट और प्रॉपर्टी कैन बी हेल्ड लायबल। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। 2 कंडीशंस हैं इसकी, पढ़िए। पहली कंडीशन, एग्रीमेंट शैल बी फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज अकॉर्डिंग टू स्टेटस सोसाइटी ऑफ माइनर। मैंने कहा मैंने माइनर की एक क्लब में एंट्री करा दी जिसमें वो स्विमिंग सीखता है, ये सब सीखता है, तो क्या ये नेसेसरी है या नहीं है? डिपेंड करता है किस सोसाइटी का बच्चा है। अगर मान लीजिए हमारे आसपास की सोसाइटी का बच्चा है, या बिहार में रहते हैं लोग जो थोड़े से बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, क्या वहां के लिए नॉर्मल है? नहीं। लेकिन मैंने कहा एक अच्छी जगह का, मान लीजिए कनॉट प्लेस में, वसंत विहार में कुछ लोग रहते हैं, वहां की सोसाइटी ही ऐसी है कि वहां के बच्चे जाते हैं उसमें, क्लब में मेंबरशिप मिलती है, बच्चों को स्किल सिखाई जाती है। तो क्या वो वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग है? क्या ये चीज नेसेसरी भी है? आंसर इज यस। पॉइंट आया समझ में? तो कोई चीज नेसेसरी है या नहीं है डिपेंड करेगा कि उसके लाइफस्टाइल स्टेटस क्या है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। उसके बाद दूसरा, माइनर शुड नॉट बी ऑलरेडी हैविंग द सफिशिएंट नेसेसरी। क्या इनको रजिस्टर देना क्या नेसेसरी था?
रजिस्टर देना नेसेसिटी, पढ़ाई की चीज ना है, मना कर रहे हो, पढ़ाई की चीज थी नेसेसरी नहीं। दूसरी कंडीशन नहीं, पहले वाले में अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से क्या रजिस्टर देना नेसेसरी के अंदर आता है? यस। दूसरी कंडीशन में भी क्या नेसेसरी के अंदर आता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या इनके पास ऑलरेडी क्वांटिटी थी? जो थी वही नहीं संभल रही थी। मैं कह रहा हूं एक और ले लो, तो क्या मैं लायबल होऊंगा? क्या मैं इनसे रिकवर करा पाऊंगा? क्या मैं इनको लायबल ठहरा पाऊंगा? लेकिन अगर नेसेसरी नहीं, अगर ऑलरेडी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है, तो क्या इनको लायबल ठहरा पाऊंगा? नालायक, तब भी नहीं। इनको तो मैं लायबल ठहरा ही नहीं सकता, वर्ड सुन ही नहीं रहे, सिर्फ हाँ और ना का खेल खेल रहे हैं, वर्ड सुन ही नहीं रहे। मैंने क्या बोल दिया? माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल, बात खत्म। क्या बात समझ में है? ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको मुझे बताना है। राइट रॉन्ग मैंने हटा दिए। गोल्ड चेन देना, क्या ये नेसेसरी के अंदर आएगा? पक्का? किसी भी कंडीशन में क्या गोल्ड चेन देना नेसेसरी के अंदर आ सकता है? कितना भी अमीर व्यक्ति नेसेसरी के अंदर नहीं आ सकता। जो मैंने क्लब में एंट्री कराने का बोलता है, एजुकेशन का पार्ट होता है, स्विमिंग सिखाना, ये सब चीजें स्किल डेवलपमेंट होते हैं। दूसरा, क्या नेसेसरी में आएगा? पक्का। अब फूड में मत बोलना सर मोमोज हो गए, तो एग्जाम में जो लॉ में क्वेश्चन आएगा वो फूड लिखा होगा, बस बात खत्म। दूसरा, उसके बाद एजुकेशन, क्या नेसेसरी में है? माइनर से पूछोगे तो क्या वो बोलेगा नेसेसरी है? नहीं। वो बोले भाई साहब आइसक्रीम खिलाओ, पूरी प्रॉपर्टी ले जाओ, तुम क्या दिक्कत है इसमें? उसके बाद डॉग, क्या नेसेसरी हो सकता है कभी भी? आंसर इज नो। ठीक है, लॉ के हिसाब से तो नहीं है, आकाश के लिए नेसेसरी है। प्रॉपर्टी परचेज करना माइनर के लिए क्या कभी भी नेसेसरी हो सकता है? आंसर इज नो। उसके बाद स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए तो हम मना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्पा, कि माइनर बड़ा टेंशन में रहता है आजकल कि पता नहीं डिप्रेशन में जा रहा है कि पता नहीं सिंचैन को उसका कुत्ता शीरो मिल पाएगा या नहीं, डोरेमोन का एनीवेयर डोर अभी खुल पाएगा या नहीं, तो माइनर बड़े टेंशन में। ठीक है, हाँ, दवाई देना क्या नेसेसरी के अंदर आएगा या नहीं? क्या इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखने की जरूरत है? बस मेडिसिन लिखा है, फूड लिखा है, एजुकेशन लिखा है, तीन चीजें अभी के लिए आप याद रखेंगे कि ये नेसेसरीज के अंदर आती हैं, बाकी चीजें नहीं आती। पॉइंट आया समझ? ठीक। उसके बाद एग्जांपल, 10 किलो वेट सप्लाई की हमने, बट माइनर वाज ऑलरेडी हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी, क्या ये इनफोर्सेबल है? नहीं। माइनर जो है वसंत विहार में रहता है, एडमिशन करा दिया डीपीएस स्कूल में, सही है। अब दूसरा क्वेश्चन, बट ही वाज ऑलरेडी स्टडीइंग इन अ डीएवी स्कूल, करा का दर्द बाहर आ गया। लेकिन क्या ऑलरेडी माइनर को एजुकेशन मिल रही थी? आपने एक एजुकेशन से हटा के दूसरे एजुकेशन में, जिसका एग्जाम्पल के हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वहां के टीचर्स अगर डीएवी जसोला वाला है तो बच्चों से पूछोगे तो कहे भाई साहब हमारा जीवन बचा लो, बेशक हमें किसी में बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, लेकिन यहां से निकलवा लो। पॉइंट आया समझ में? क्योंकि कमाल की चीज क्या है, 11th की अकाउंट्स के टीचर 12th में बीएसटी पढ़ाती है, और 11th की बीएसटी की टीचर 12th में अकाउंट्स पढ़ाती है। क्योंकि 11th की अकाउंट्स और 12th की अकाउंट्स में क्या कोई लिंक है? कहाँ लिंक है? कुछ भी लिंक नहीं है, सब सिंपल। 12th बिल्कुल अलग है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो क्या इस एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि किसी माइनर का वैसे नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराना क्या नेसेसरीज के अंदर आएगा? आंसर इज यस। लेकिन अगर वो ऑलरेडी किसी स्कूलिंग मिल रही है, उसको जबरदस्ती निकाल के किसी स्कूल में डाल रहे हो तो नेसेसरीज के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एग्रीमेंट एंटर्ड विद माइनर, आगे कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी। रेटिफाइड वर्ड का मतलब लिख लीजिए। अच्छा, मैं लिखवा दूंगा बाद में। ठीक है, रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? गिविंग एक्सेप्टेंस फॉर ऑलरेडी डन ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपने ऑलरेडी कर रखी है, बाद में उसकी एक्सेप्टेंस देना कि हाँ आप पैसे दे देंगे बाद। पहले हाँ, अब वो मेजर हो गया है, मैं दे दूंगा, तो वो चाहे तो दे देगा, लेकिन अगर उसमें लिखित में साइन कर दिया कि मैं दे दूंगा और बाद में मना कर रहा है, तो क्या आप केस कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कब की थी? माइनॉरिटी वाली। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। जैसे मान लीजिए कि पिताजी या माताजी को अचानक से गांव जाना पड़ गया और 1 हफ्ते के राशन की वो दुकानदार से बात नहीं करके गए थे, दुकानदार ने आपको खिला दिया। पॉइंट आया समझ में? 1 हफ्ते के लिए गए थे, तीसरे दिन फोन गया कि भाई साहब 60,000 का बिल हो गया, आगे करूं या ना करूं? कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर। मैंने कहा कितना अनाज और कितने चावल? कह रहे तो गए नहीं। पॉइंट आया समझ में? तो क्या पेरेंट्स को लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज नो। ठीक है,
तो पढ़िए, हालांकि ये एग्जांपल है, ये लोन वाला एग्जांपल है, जब वो मेजर बना होगा, जिस दिन मेजर बना होगा उसके बाद के लिए क्या रिकवर कर सकता है? यस। पहले वाले इंटरेस्ट को रिकवर कर पाएगा क्या? नहीं। अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट बना दे कि मैं दूंगा वो वाला इंटरेस्ट, तो क्या तब भी रिकवर कर पाएगा? देना चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज नहीं। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। अब हम इसको एक बार रीड करते हैं कि माइनर क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर। कौन सी यूनिट के अंदर है? यूनिट थर्ड में। अब माइनर के बारे में सारी चीजें पढ़नी है हमें, जो हमने पढ़ा है वो 50% और एग्जाम में केस स्टडी उससे आएगी। अब हाँ या ना वाला जवाब है, जैसे माइनर क्या पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है? रीजन, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। क्या माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रख सकते हो? माइनर को तो लायबल नहीं रख सकते, लेकिन क्या बेनिफिट्स में एंटर कर सकते हो? पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली जिसे बोलते हैं, क्या उसमें कर सकते हो? हाँ, कि प्रॉफिट होगा तो क्या माइनर को मिलेगा? यस। लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या माइनर लायबल होगा? तो हमें इसके अंदर कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 2। पहला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फ्री कंसेंट, उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड, जिसमें ऑलरेडी कौन सा कर चुके हम? कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन पूछ लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। सेक्शन कहां से शुरू हुए थे? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। हालांकि हम जानते हैं किसका है, लेकिन हम बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस हैं। अरे नालायक। 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, पीछे लिखे हुए थे, मैं तो भी कहूँ फ्लो में कैसे आ रहा है। देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है, जरा इसे ध्यान से पढ़िए। ये कहता है दिस सेक्शन डील्स विद पर्सनल कैपेसिटी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। पहला, एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से पर्सन? हु अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, और जो साउंड माइंड है, और जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये तीनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, या एक भी चल जाएगी? तीनों, क्योंकि अगर मेजर है और अनसाउंड माइंड है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? मेजर है, साउंड माइंड है, लेकिन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, तब कर पाएगा नहीं। तो तीनों चीजें होना जरूरी है, ठीक है। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या बताई है लॉ ने? 18 ईयर्स। लेस देन 18 ईयर्स होगा तो? अगर एग्जैक्ट 18 ईयर्स हुआ तो? एग्जैक्ट 18 ईयर्स। क्या कभी एग्जैक्ट 18 ईयर्स होगा? नहीं। 12 बजते 12:01 हो जाएगा तो प्लस हो गया। क्या ये बात समझ में है या नहीं? अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड। इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि आप खुद पढ़ लेंगे, एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा वाला पॉइंट, नो रेटिफिकेशन आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी। क्या ये भी पॉइंट समझ में आ गया है आपको? ये हमारे एग्जांपल में ऑलरेडी डील हो चुके हैं सारी चीजें। उसके बाद माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो क्या माइनर उसे इन्फोर्स करा सकता है? यस। लेकिन क्या माइनर के खिलाफ उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है? आंसर इज नो। क्या ये बात समझ में? इसका एक एग्जांपल पढ़िए। एक मोर्टगेज की गई। मोर्टगेज क्या होता है बताना जरा? गिरवी रखना बोलते हैं। जब्त करना मतलब जब वो फेल कर जाए तब जब्त करेंगे, पहले गिरवी रखा है। तो मोर्टगेज रखा गया है, was executed in favor of a minor held he can get a decree for the enforcement of the mortgage। बताइए इसका क्या मतलब? डिक्री का मतलब वो केस कर सकता है, ऐसा मान लीजिए। बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माइनर ने गिरवी रखी है कोई चीज और लोन ले लिया है। अगर वो लोन रीपे कर दे और बैंक जो है जो चीज गिरवी रखी हुई है वो नहीं दे रहा है तो केस कर सकता है। मैंने दूसरा केस, मैंने कहा माइनर एक तो डिफॉल्ट कर रहा है, लोन वापस नहीं दे रहा, लेकिन अपनी जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसे वापस मांग रहा है, तो क्या मांग सकता है? यस, क्योंकि वो क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3, पहले 4th पॉइंट पढ़िए। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड माइनॉरिटी का मतलब वो बता सकता है, वो शो कर सकता है अपने आप को फोर्सली कि वो क्या है? मेजर। लेकिन जैसे ही पकड़ा जाएगा वो रोने लगेगा, क्या मुंह से निकल गई और मैं क्या हूं? माइनर। बात करता हूं। वो कभी भी बोल सकता है क्या? प्लीड करने का मतलब क्या होता है कि वो बोल सकता है कि मैं क्या हूं? माइनर। हालांकि गलती से और जानबूझ के उसने अपने आप को दिखाया था कि वो क्या है? मेजर। क्या बात समझ में है? ठीक। एग्जाम्पल पढ़िए। अ माइनर हैज फॉल्सली इंड्यूस्ड हिमसेल्फ एज मेजर एंड कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है? विद मिस्टर एक्स फॉर लोन ऑफ ₹20,000। व्हेन मिस्टर एक्स आस्क्ड फॉर द रीपेमेंट, ए डिनाइड टू पे। मिस्टर एक्स ने क्या बोला है? रीपेमेंट के लिए, और ए ने मना कर दिया। ही प्लीडेड दैट ही वाज अ माइनर सो कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। He held that A cannot held liable for repayment of amount, however if he has not spent the same। लोन लिया आपने और अभी आपके पास लोन एज इट इज रखा हुआ है, तो क्या कोर्ट चाहे तो बैंक को उसका लोन दिलवा सकता है? यस। अगर ऑलरेडी खर्च कर दिया है तो क्या रिकवर कर पाएंगे? नहीं।
ही मे बी, अभी मस्ट लिखा है या मे लिखा है? मे का मतलब किसके ऊपर होगा? कोर्ट के ऊपर, ठीक है। ही मे बी आस्क्ड टू रीपे इट बट द माइनर शेल नॉट बी लायबल फॉर एनी अमाउंट विच ही हैज ऑलरेडी स्पेंट इवन दो ही रिसीव्ड द सेम बाय फ्रॉड। ये बात समझ में आती है जो लिखी हुई है? लॉ की लैंग्वेज में एग्जांपल लिखा हुआ, क्या आपको समझ आ रहा है? नेक्स्ट, thus a minor can always plead minority and is not stopped from doing so even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was a full age and when his reality he was minor। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? नहीं, स्पेंड कर देना बात कर। लोन मतलब आपका पैसा था, पैसा मिला क्या आपको? नहीं, यही बात समझ। लोन से फ्लैट लिया है आपने, तो वो फ्लैट मान लीजिए इसी लोन से प्रॉपर्टी ली गई है, इसमें ये बोला कि स्पेंड कर दिया ना आपने, बस बात खत्म, स्पेंड हो चुका है। पिज्जा वाले एग्जांपल हमने बोला पिज्जा, मे वर्ड का मतलब समझते हो? मे का मतलब क्या है? हो भी सकती है, नहीं भी कर सकते। अगर आप कोई ऐसी चीज कर ले जो कंज्यूम हो चुके, जैसे फ्लैट का आपने एग्जांपल लेकर, फ्लैट कभी कंज्यूम हो सकता है, तो कोर्ट चाहे तो वो दिलवा सकता है फ्लैट आपको, लेकिन ये किसके डिस्क्रिप्शन पे होगा? कोर्ट के। डिस्क्रिप्शन का मतलब समझते हो? मर्जी। अगर मान लीजिए आपने खर्चा कर दिया है ऐसा, और आपने वो फ्लैट खुद ना लेके पेरेंट्स के नाम दिलवा दिया, बताओ अब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अपने नाम पे लिया तो क्या मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा, लेकिन कब? कोर्ट चाहे तो। समझ आए? ठीक। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या? लायबिलिटी फॉर नेसेसरी। दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन बताइए, रीजनेबल फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन ऑफ लाइफ, अभी जिस स्टेट ऑफ लाइफ में है वो। दूसरा, द माइनर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैविंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नेसेसरी। क्या ये बात समझ आती है? पक्का। ये पूरा एग्जांपल दिया गया है। श्रुति बीइंग अ माइनर परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम हर ऑनलाइन क्लासेस, कितने रुपए का? 70,000 का क्रेडिट कार्ड से लिया है शॉप से, बट हर असेट्स कुड ओनली पे 20,000। द शॉपकीपर कुड नॉट होल्ड श्रुति पर्सनली लायबल। पहली चीज तो 70,000 का आपने लैपटॉप दिया है, उसके पास असेट कितने की है? 20,000 की। क्या शॉपकीपर श्रुति को लायबल ठहरा सकता है? नो। सिर्फ किसको? श्रुति की असेट को लायबल ठहरा सकता है, वो भी कितने तक? 20,000 तक। एंड कुड रिकवर ओनली द अमाउंट रिकवरेबल थ्रू हर असेट्स अप टू ₹20,000। क्या एग्जांपल समझ आता है? पक्का। फिर आया कौन सा पॉइंट? नंबर 6। अब यहां से जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट हमारे एग्जांपल में नहीं आए थे। क्या ये बात समझ में आई? जो अब से अभी तक वाले पॉइंट समझ आते हैं। पहली चीज क्या है? माइनर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर आर वॉइड एब इनिशियो, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा ये है कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। तीसरा पॉइंट क्या है? फॉल्सली रिप्रेजेंट करेगा तब भी। चौथा, नेसेसरी सप्लाई के लिए भी हो सकता है। तो ये सारे केस तो हमने एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते। अब आपको नई नई बातें पता चलेगी। जैसे पहली बात क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन हाउ फार इन्फोर्सेबल। पहली चीज तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो गार्जियन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, क्या उसके लिए गार्जियन को लायबल ठहराया जा सकता है? नो। ये तभी लायबल ठहराया जा सकता है जब गार्जियन कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, पहले तो वो गार्जियन होनी चाहिए, वो नहीं जो देख रेख कर रहे हैं, वो जो ऑफिशियली कोर्ट ने अपॉइंट किए। ऐसा नहीं कि मेरे बगल में एक अंकल रहते हैं, वो मेरी देखभाल करते रहते हैं, मैं बाहर ना निकलूं तो कुंडी लगा के रखते हैं, मैं बाहर निकल जाऊं तो मुझे रोड पे जाने से पहले तुरंत पकड़ लेते हैं ऐसे और अंदर कर देते हैं। क्या वो गार्जियन है? गार्जियन कब माना जाएगा? जब लॉ की नजरों में कोर्ट ने आपको अपॉइंट किया है एज गार्जियन, तब उसे आप गार्जियन बोले। क्या ये बात समझ में? और गार्जियन जो है किसके बेनिफिट के लिए काम करेगा? माइनर के बेनिफिट के लिए काम करेगा। क्या ये बात समझ आती है? यहां से लाइन पढ़िए, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर आर नॉट। ऐसा नहीं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे सभी के लिए वैलिड करा दोगे। अब जैसे फॉर इंस्टेंस, द गार्जियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय द कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। माइनर के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी पर्सन से खरीद रहे हो, तो क्या ऐसा जरूरी है कि माइनर को उसके लिए लायबल ठहरा दोगे आप? आंसर इज नो। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना नेसेसरी में आता है, आपको लगता है ऐसा? नहीं। बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ कौन सा माइनर, कौन सा गार्जियन? सर्टिफाइड गार्जियन। किसने अपॉइंट किया गया है? कोर्ट ने। किसके? माइनर के। विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। किसने बोला बेचने के लिए? कोर्ट ने बोला। तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? आंसर इज यस। क्या ये बात समझ आती है? पक्का। उसके बाद 7th पॉइंट क्या लिखा है? नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या तुम माइनर के खिलाफ केस कर सकते हो? नहीं, इसको परफॉर्म करो। जैसे मान लीजिए कि रौनक जो है डांस बहुत अच्छा करता है बचपन से, 10th क्लास में जब ये था तब इसको चोट लगी थी सर में, तब से डांस करना भूल गया। तो जब ये 9th क्लास में था तब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। किस चीज के लिए? डांस करने के लिए। इस चीज के लिए इसने जो दुकानदार है उससे 10 जो टॉफी के डब्बे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपके बेटे का बर्थडे आ रहा है और मैं उस पर ऐसा डांस करूंगा कि मतलब मजा ही आ जाएगा। ठीक है, कोई फेमस गाना बताओ जिस पर आप डांस करना चाहते हैं।
लॉलीपॉप लागेला, उस गाने पे इसने डांस करने का प्रॉमिस किया है और ये 4 जो डब्बे हैं चॉकलेट के वो लेके जा चुका है। क्या जो पर्सन है इसे सीयू कर रहा है यहाँ पर नहीं, लेकिन वो चाहे तो क्या इससे परफॉर्म करा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, नहीं तुमने बोला अब तो तुम परफॉर्म करोगे। वो ये कह रहा ना तो मैं पैसे मांग रहा आपसे, ना मैं आपको जेल भेज रहा, मैं क्या कर रहा हूं, जो आपने बोला है वो काम कर दो। क्या इसके लिए इसको सीयू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आई? तो माइनर से ना तो आप पैसे ले सकते पहली चीज, ना ही उसे आप कोर्ट में ना जेल करा सकते, और तीसरी चीज आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं बोल सकते कि हाँ तुमने प्रॉमिस किया था अब तो ये काम करिए। अवॉइड एब इनिशियो तभी तो बोला है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वैलिड होता तो मांग लेता वो। उसके बाद नो इंसॉल्वेंसी। अगर माइनर के साथ कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों ना उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दे। भाई जब माइनर से इतनी प्रॉब्लम है तुमने सारे राइट्स किसको दे दिए? माइनर को। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या उसे इंसॉल्वेंट बोलना सही रहेगा ताकि लोग इससे दूर बचे रहें? बताइए। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जिसके पास पैसे नहीं है। तो क्या हमने कहीं ये बोला कि माइनर के पास पैसे नहीं है? नहीं। इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस। माइनर उसे इन्फोर्स भी करा सकता है? यस। तो इंसॉल्वेंट तो आप बोल नहीं सकते। ये एक दलील आई पहले कि जब माइनर में इतनी दिक्कतें हैं, जैसे कई बार एक बच्चा भी बोल देता है कि आप सुबह से शाम तक मेरी बुराई करते रहते हो, टाइम से नहीं उठता, ये है वो है, तो मुझे छोड़ के नहीं देते। बैग पैक करो और तुम निकल जाओ घर से, छोड़ दो मुझे, मैं देख लूंगा घर का ध्यान। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स ने आपको पेरेंट्स छोड़ रहे हैं? नहीं। तो ऐसे ही माइनर है। माइनर को क्या इंसॉल्वेंट बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया गया तो उसे कोई नेसेसरी भी सप्लाई नहीं करेगा। और इंसॉल्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा होती है और एसेट्स कम होती है। लॉ की नजरों में डेफिनेशन इंसॉल्वेंट की ये है। क्या ये बात समझ आई? जैसे एक घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनसे जो बोलो उसका उल्टा ही करेंगे। आप में से तो खैर नहीं होंगे ऐसे बच्चे, हो उनसे कुछ भी बोल दो उन्हें हर चीज से दिक्कत है। जैसे आपकी अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं तो आपसे बोला जा सकता है कि हम कुछ भी करें पेरेंट्स को हर चीज से दिक्कत। अगर मैं 10 बजे सो जाऊं रात को और 8 बजे उठूं तो कहेंगे इतना सो रहा है। अगर मैं 3 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ जाऊं तो वो कहेंगे देखो कितना कम सो रहा है। हर चीज से क्या दिक्कत है या नहीं है? क्या ये बात समझ में? अगर मैं पेरेंट्स के कहने से, जैसे हमारी मदर चाहती है कि सुबह सुबह अगर मैं क्लास के लिए आ रहा हूं तो मैं 4-5 पराठे भी खा लूं, दूध भी पी लूं, सब कुछ भर लूं और आके लॉ सीख लूं, जहां मेरा शारीरिक रूप से अंदर से मैं सो चुका हूं 1 घंटे बाद ही। 1 घंटे में बड़ा मुश्किल होगा। वो चाहते हैं कि पूरा पेट भर के जाए कि शाम तक भूख ना लगे। मदर तो यही चाहती। तो क्या वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? अरे नालायक कह रहा भूख लग रही है। तो क्या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं? आंसर इज नो। क्या उसे इंसॉल्वेंट ठहरा सकते हैं? नहीं। 9th पॉइंट आया, क्या पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं? एज अ फुल फ्लेज पार्टनर तो नहीं कर सकते, लेकिन बेनिफिशियरी पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद माइनर कैन बी एक्ट एज एन एजेंट। क्या माइनर को एजेंट बना सकते हैं? एजेंट का मतलब मैं किसी माइनर के थ्रू काम करा सकता हूं क्या? यस। अगर उसने गड़बड़ की है तो लायबल कौन? प्रिंसिपल। बात खत्म। अगर एजेंट लायबल नहीं होगा तो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। तो माइनर की लायबिलिटी अगर नहीं भी हुई तो क्या प्रिंसिपल से पैसे लिए जा सकते हैं? आंसर इज यस। आई बात समझ में? तो क्या माइनर को एजेंट बनाया जा सकता है? यस। क्योंकि इनकेस अगर एजेंट की लायबल नहीं होती तो कौन बन जाता है लायबल? प्रिंसिपल। तो सेकंड ऑप्शन है ना, तो एजेंट बन सकता है। लेकिन क्या माइनर एक प्रिंसिपल बन सकता है? बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन उससे कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे आप। तो लॉ की लैंग्वेज में सुनोगे तो माइनर को प्रिंसिपल मत बनाइए। क्या बना सकते हो? एजेंट। यही बात समझ। किसने मतलब? अभी कह रहे हो पेरेंट्स सब कह रहे हैं इसने मंगाया। हाँ ठीक है। कौन सी चीज मंगाई है, क्या मंगाया है? पहले पूरा एग्जाम्पल क्लियर करो। इसने उसने ऐसे मंगाया है, क्या मंगाया है? कुछ बात तो बताओ। हाँ, आप भाई एग्जाम्पल क्लियर तो करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, मैं घर गया, आगे सोच लो। मेरा एग्जाम्पल है, अब बताओ क्या करोगे? मन में ही सोच लिया? तो ऐसा सोच लो, मैंने आंसर दे दिया तुम्हें, सोच लो ऐसा। अ माइनर कैन हैव एन अकाउंट इन अ बैंक। क्या बैंक में अकाउंट हो सकता है? यस। ही कैन ड्रॉ अ चेक फॉर हिज परचेजेस। जैसे आपने वो सुना बालिका वधू, सीरियल आता था पहले बालिका वधू, तो जो बालिका थी क्या 18 से कम की थी?
ऐसा कोई अभी फेमस चल रहा है जो कम एज का है और वो मतलब टैलेंटेड है, किसी शो में डांस या सिंगिंग में आ रहा हो? एक पूछा है बस मैंने, एक बताओ। क्योंकि आजकल का वो जमाना ही चला गया ना, जब 8 बजे कोई शो आएगा तो सब बैठ के देखेंगे। नहीं कोई नहीं देखता, मुझे नहीं लगता कि पहले की तरह टीवी के सामने बैठते होंगे सब। बट ही शेल नॉट बी लाइबल फॉर द चेक बाउंस और नॉर कैन बी sued अंडर द कोर्ट फॉर एनी फ्रॉड डन फ्रॉम हिज अकाउंट। माइनर क्या बैंक में खाता खुलवा सकता है? यस। क्या वो पेमेंट भी कर सकता है? यस। अगर उसका चेक बाउंस हो जाए तो क्या उसके खिलाफ केस किया जा सकता है? नहीं। केस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम 11-12 की पेमेंट कैसे लेते हैं? कैसे। और फाउंडेशन की पेमेंट कैसे लेते हैं? चेक। समझ में आया आपको? क्योंकि माइनर कैन बी हेल्ड लायबल और नॉट। इसके लिए माइनर कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पेरेंट्स से बोलेंगे इसकी प्रॉपर्टी कितनी? इसने कहा 2 गलती करने तो अभी घर से बाहर निकालने वाले थे, तुम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। हम तो वेट ही कर रहे थे इसके पाप का घड़ा कब भरे। 2 गलती बात तो घर से बाहर है, तुम कह रहे हो इसकी प्रॉपर्टी है। 11th, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर अपनी मर्जी से गया, पिताजी ने डांट लगा दी, ठीक है, बाहर गया अपनी मर्जी से, कह रहा आज तो कुछ ऐसा करूंगा जो इन्हें याद रहे, तो मारुति के शोरूम में घुस गया सीधा और गाड़ी परचेस कर ली। क्या ये बात समझ? कह रहा टेस्ट ड्राइव के लिए पहले लूंगा, मैं टेस्ट ड्राइव दूंगा। मूछ वूछ उगा के गया था ताकि उसे कैसा लगे मेजर। और आजकल क्या माइनर ड्राइव कर लेते हैं? हमारे ट्यूशन में 2-3 बच्चे 6-7 में पढ़ते लेकिन ड्राइव कर लेते हैं। वो ड्राइव पे निकल गया और ठोक दी उसने गाड़ी जानबूझ के, अनजाने में नहीं, कैसे? जानबूझ के। अब बताओ पैसे कौन देगा? कौन? ठोक ही है, मतलब खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़े से मारुति की गाड़ी जिंदा है लेकिन ठुक गई है, मतलब डैमेज हो गई है। बताओ उसके रिपेयर या कार का जो प्राइस है वो कौन देगा? माइनर खुद या पेरेंट्स? कोई भी नहीं। तो माइनर अपनी मर्जी से जाके कुछ भी करके आ जाए, क्या उसे पेरेंट लायबल, उसको वो पेरेंट को लायबल ठहरा सकता है? नहीं, अनटिल अनलेस वो पेरेंट की जो एक्सेप्ट, मतलब पेरेंट ने बोला था कि हाँ ये जाके करिए, पेरेंट की परमिशन से गया है और पेरेंट के नॉलेज में है कि वो ये काम कर रहा है, तो क्या तब पेरेंट्स को लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज यस। या ऐसे मान लीजिए कि वो शोरूम में गया, शोरूम में जाके फोन पे बात करा दी पिताजी से, असली पिताजी से, कि हाँ ये मैंने ही भेजा है, उसे टेस्ट ड्राइव दे दो, इसे आती है चलाने। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। इसका एक एग्जाम्पल है, पढ़िए। रिचा कौन है? माइनर। एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग अ स्कूटी फ्रॉम द डीलर एंड मेंशन्ड दैट हर पेरेंट्स विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द डीलर सेंट अ लेटर किसको? टू हर पेरेंट्स फॉर मनी। आगे क्या हुआ? द पेरेंट्स विल नॉट बी लायबल फॉर सच पेमेंट एज द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर इन देयर एब्सेंस एंड आउट ऑफ देयर। क्या बात सुन? तो आज ही जाना सब, और क्या खरीदनी है? स्कूटी। हाँ जी, गाड़ी खरीदनी। 12th पॉइंट। कितने पॉइंट्स है? सिर्फ 3 पॉइंट्स और है, टेंशन ना लीजिए। पहला पॉइंट, मजा आ रहा है तो 12th पढ़ो। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। मैं कुछ पढ़ा ही नहीं बता रही, 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब 2 पार्टीज यहां पर है और एक वहां पर है, एक माइनर और एक मेजर। तो कौन लायबल होगा? मेजर को लायबल ठहरा सकते हैं, माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते, बस ये लिखा हुआ। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, वो दोनों पार्टीज हैं। एक होता है एजेंट को अपॉइंट करना थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यही बात समझ में? तो एजेंट की जगह कौन लायबल होगा? अब मैं और मेरा एक दोस्त माइनर दोनों गए थे स्कूटी लेने और एक ही स्कूटी खरीद के लाए हैं, तो किससे पैसे रिकवर किए जाएंगे? मेरे से। बट ये नहीं बोलेंगे गद्दी का आधा हिस्सा कर लो, आगे वाले की पेमेंट तुम दे दो, पीछे वाले की पेमेंट तुम दो, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी पेमेंट किससे ली जाएगी? मेरे से। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज ने मिलकर, 2 पार्टीज तो वैसे ही होती है, एक साइड वाली 2 पार्टीज है, एक माइनर और एक मेजर, कौन लायबल होगा? मेजर लायबल हो। हाँ, मैं नहीं चलूंगा। हाँ, इसीलिए तो मैं नहीं जा रहा, स्टारबक्स होगा क्या? ये सब तो खा पी के तन हो जाएंगे। मतलब होता है कॉफी का, भाई साहब सब ऑर्डर करके बैठ जाएंगे पेट इतना निकाल के। और पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 13 या 12 पॉइंट नंबर आएगा, वो तुरंत निकाल के लाएंगे फाउंडेशन की, लॉ की, बोलेंगे भाई साहब देखो पॉइंट नंबर 12 पढ़ो। ये वेटर को ही पढ़ा रहे हैं। इफ अ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय माइनर एंड अडल्ट, द पर्सन विल बी लायबल विल बी अडल्ट, नॉट माइनर। तो निकलो यहां से, इनको पकड़ो। क्या ये बात समझ आती? फिर आया श्योरिटी फॉर अ माइनर। क्या आप माइनर के लिए गारंटी दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि रौनक को कोई चीज खरीदनी है, मैंने कहा मुझे इस पे पूरा भरोसा है, ये पेमेंट कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं इसकी पेमेंट दे दूंगा, मैंने श्योरिटी दे दी इस चीज की। क्या वो पर्सन इससे पैसे रिकवर कर पाएगा? नहीं।
और अगर नहीं कर पाएगा तो किससे रिकवर करेगा? मेरे से। तो क्या माइनर के लिए श्योरिटी बना जा सकता है? यस, माइनर को इंस्टॉलमेंट थोड़ी ना, आप बन सकते हो, लेकिन फंसोगे कौन? आप खुद। अरे नालायक, किस पे? मैंने कभी श्योरिटी दी थी? मेरी नॉलेज से दो, ऐसे थोड़े ना। ऐसे तो आकाश बोलेगा मेरे 50,000 है। मिस्टर एक्स ने गारंटी की है। अब एग्जांपल को ध्यान से पढ़ना, पार्टीज आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स ने गारंटी दी है या गारंटी ली है? मिस्टर एक्स गारंटीड फॉर द परचेज ऑफ अ मोबाइल फोन बाय क्रिश। खरीद कौन रहा है? क्रिश। क्रिश कौन है? कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है? अ माइनर। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट बाय क्रिश, मिस्टर एक्स विल बी लायबल टू मेक। क्या ये बात समझ आती है? ठीक। उसके बाद माइनर को क्या शेयर होल्डर बनाया जा सकता है? बताइए फटाफट से, सीधा क्वेश्चन, हाँ या ना? नो, माइनर को शेयर होल्डर नहीं बनाया जा सकता। कंपिटेंट टू पार्टी होना चाहिए, और शेयर होल्डर में कभी भी ये चीज नहीं होती कि बेनिफिट्स में ही होते हैं। अनपेड अमाउंट लायबिलिटी के लिए उसे लायबल ठहराया जा सकता है। पता है आपको, लिमिटेड लायबिलिटी होती है और कोई अनपेड अमाउंट है तो उसके लिए लायबल ठहराया जा सकता है, मतलब कॉल की जा सकती है। तो पहली चीज तो ओरिजिनली आप पूछे तो क्या माइनर को शेयर होल्डर बनाया जा सकता है? नहीं। अगर किसी गलत एंट्री या किसी गलत चीज की वजह से उसे ऑलरेडी शेयर होल्डर बना दिया गया है तो नाम रिमूव कर दो। गलती हो गई है तो क्या कर लीजिए? ठीक कर लीजिए। और अगर शेयर देने ही है तो फुल्ली पेड शेयर दीजिए। फुल्ली पेड शेयर का मतलब समझते हैं? फुल्ली पेड का मतलब उसके नाम पे ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, तो क्या उस शेयर पे कभी लायबिलिटी आएगी? नहीं। सिर्फ क्या आएगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड लायबिलिटी है या राइट है? राइट है आपका डिविडेंड रिसीव करना। और शेयर अगर फुल्ली पेड है, ऐसा पढ़ा है ना आपने 12th क्लास में, अनकॉल्ड, कॉल्ड अप, दिस मच एंड दिस मच, तो जब टोटल अमाउंट फुल्ली पेड है वो तो आप दे सकते हैं। फिर आया दूसरा केस, अगर मान लीजिए किसी के माइनर के पिताजी के पास शेयर्स थे, उनकी डेथ हो गई, तो ट्रांसफर होगा या ट्रांसमिशन होगा? दो वर्ड होते हैं। एक होता है ट्रांसफर मतलब बेचना, ट्रांसमिशन मतलब अपने आप आ जाना नाम पे। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, उसके बेटे या बेटी के पास शेयर चले गए हैं जो कि माइनर है, तो वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिशन। वो तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास तो शेयर जाएंगे। तो क्या उनसे अनकॉल्ड कैपिटल कॉल की जा सकती है? तभी की जाएगी जब वो असेट्स छोड़ के गए थे। कौन? फादर या मदर जिनकी भी डेथ हुई थी, जिनके नाम शेयर थे। पॉइंट आया समझ? अगर वो असेट्स छोड़ के गए तो उससे लायबल ठहरा सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? आपने गारंटी ली, चाहे नेसेसरी लो या अननेसेसरी लो, जिसने गारंटी ली वो फंसेगा। नेसेसरी के लिए भी हो सकता है और जो नेसेसरी नहीं है उसके लिए भी हो सकता है। दोनों चीजों के लिए हो सकता है। क्या इसके बहुत मतलब नहीं हो सकते हैं? अब भाई तुम पूरा मुनाफा मार्ट खरीदने के लिए वहां से बोल दो बहुत सारा हाँ कर दो, बस टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज आल्सो एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स। हाँ जी, चलो मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, फिर आगे किस चीज की थी वो? उसमें बहुत चीजें हैं, सबसे महंगी वाली। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे 100 लो, पहले पूरा ही काउंट कर लो ना। एग्जाम्पल मत सुनो, बट रहा है यहाँ खाने को लंगर, बस एक नाम ले लो नालायक। मैंने उससे बोला मैं जिससे बात कर रहा हूं, अभी दीपक सर से बात कर रहा हूं, तो हाँ बोलेंगे, अगर हाँ बोल दिया तो मतलब वो पे करेंगे। मैंने आपको कॉल करा, आपको कुछ नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है, बस आपने बोल दिया हाँ। फोन उठाते तो ऐसे बोल ही सकते हैं हाँ, ऐसे बोल सकते हैं ना। यस, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मुझे जो आप परचेस कर रहे थे वो विदाउट माई नॉलेज था और जो मैंने हाँ बोला वो किसी और चीज के लिए था, अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो मैं लायबल नहीं होगा, और मैं ये प्रूफ करने में फेल हो गया तो मैं लायबल। जी, आपसे तो ले ही नहीं पाएगा, आपसे तो कुछ नहीं कर सकते वो। लास्ट पॉइंट है जिसमें आखिरकार जाते जाते लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब जो अगर मान लीजिए माइनर मर्डर कर दे तो क्या उसे लायबल नहीं ठहराएंगे क्या? अगर ये न्यूज बाहर फैल गई कि माइनर कभी भी लायबल हो ही नहीं सकता, तो जितने भी रिश्वत चेन खोर हैं जो चेन स्नैच करते हैं वो सब कौन होंगे? माइनर। और चेन स्नैच करके वहीं घूमेंगे ऐसे करके। हाँ बताओ, पॉइंट आया समझ में या नहीं? क्यों? क्योंकि लायबल नहीं ठहरा सकते। और तुम माइनर के साथ जबरदस्ती कर सकते हो क्या? नहीं, आईपीसी में कोर्जन। वो कह रहा तुम मुझे डरा धमका के चेन लेके तो दिखाओ और मैं चेन दे दूंगा, फिर तुम फंसोगे। पॉइंट आया समझ? तो कोई तो पॉइंट ऐसा बनाओ जिसमें माइनर लायबल हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर कोई माइनर सिविल रॉन्ग कर रहा है, सिविल रॉन्ग का मतलब किसी से मैंने बोला कि भाई साहब जरा एक बार बाइक दिखाना, अपनी थोड़ी देर के लिए चला के दे रहा हूं। मैंने बचपन में साइकिल चलाई थी जिसमें मैं एक पैर इधर निकालता था, एक पैर इधर निकालता था और नीचे ढलान से ले जाता था, ऐसे रुक जाती थी अपने आप। पूरी चप्पल तो घिस जाती थी लेकिन रुक जाती थी। मैंने कहा साइकिल बिल्कुल, बाइक आपकी ऐसी लग रही है मुझे जिसमें स्पेस है, तो क्या मैं एक बार ट्राई कर लूं? उसने कहा
उस जो ढलाई है उसके नीचे मैंने एक पार्टी को खड़ा कर रखा है, मैंने कहा अभी बाइक दूंगा तुझे, बेचूंगा 20,000 में, यहीं पे अभी ला रहा हूं अपनी बाइक, और मैं लाया उसे नीचे 20,000 में बेच के भगा दिया उसको। अब बताओ कि जिस पर्सन ने मुझे हायरिंग पर्पस के लिए वो गाड़ी बाइक दी थी, जो सामने वाला व्यक्ति है उसे तो नहीं पता मैं चोरी करके लाया हूं, मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह सब दे दिए उसको, तो बताइए कि कौन लायबल होगा? माइनर को लायबल ठहराया जा सकता है या नहीं ठहराया? इस केस में माइनर को लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि यहां पर वो एक तरीके का गलत काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 3। एक से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरे को बेच रहे हो, उसने गुड फेथ में खरीदा, वो ले गया, तो क्या अब उसकी जो बाइक है वो बेवकूफ रह जाएगा क्या? नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब इस केस में माइनर लायबल ठहरा सकता है। इस पॉइंट को पढ़िए। माइनर इंस्टॉलमेंट होता ही नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति इंस्टॉलमेंट है तो उससे वैसे भी नहीं ले सकते आप। जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको चेक करना पड़ता है माइनर के फिर तो है ही नहीं, फिर क्या कर सकते हैं? जेल ही जाएगा बस, माइनर से ज्यादा कुछ, इसलिए लायबल ठहरा सकते हैं, ठीक है, इसलिए जेल जा सकते हैं। तो टॉर्ट क्या चीज है? पहले टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, द माइनर इज लायबल इन टॉर्ट। अच्छा लिखा क्या है? माइनर स्टेट या माइनर, तो यानी कि जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। अनलेस द टॉर्ट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़िए। दस अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली, इस चीज के लिए है, राइडिंग के लिए, एंड वॉज हेल्ड लायबल व्हेन ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। जैसे माइनर के दोस्त बहुत होते हैं, उसने कहा घोड़ा दे दो चलाने के लिए, फिर अपने दोस्तों को बिठाया, आगे क्या किया उसने? उसका एक ऐसा दोस्त है जो उसमें से जंप किया घोड़े के ऊपर से और घोड़े को ही मार दिया। टैलेंट, टैलेंट, हाँ। Who jumped and killed the horse? बात आई समझ में? वो टेकन गेम नहीं थे जिसमें केओ हो जाता था। वो कह रहा मैं ब्रॉक लेसनर हूं, अभी तुम्हें सुपरलेक्स सिटी में ले जाऊंगा, ये लो गया हॉर्स, खत्म। बात समझ में आई? Similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments which he hired and passed on to a friend. मतलब आप ले रहे हो और किसी और को दे रहे हो और उसमें सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो गया, तो माइनर्स प्रॉपर्टी नहीं, माइनर विल बी हेल्ड लायबल। तो ये लास्ट पॉइंट है। जब आपसे पूछा जाएगा जनरल रूल क्या है, क्या माइनर को लायबल हेल्ड कराया जा सकता है? आंसर इज नो, ओनली इन केस ऑफ सिविल रॉन्ग और टॉर्ट के लिए उसे लायबल ठहराया जा सकता है। बस बात खत्म। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरे पॉइंट किससे रिलेटेड है? माइनर से रिलेटेड। क्या ये बात समझ में? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ पर्सन हम अभी पढ़ेंगे, एक लाइन की, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर्सन ऑफ साउंड माइंड। क्या मैंने बताया था? दो तरीके के व्यक्ति होते हैं, जो यूजुअली किसके होते हैं? साउंड माइंड के, बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड के। कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब वो साउंड। दूसरे पर्सन कौन से? जो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं और ओकेजनली कैसे होते हैं? साउंड माइंड के। तो कब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? जब वो साउंड माइंड। क्या बात में यही लाइन लिखी हुई, देखिए पढ़िए। अ पर्सन हु इज usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. दूसरा, when a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind he may not make a contract कब? unsound। ये एक ही बात थी हालांकि, बस ये कह रहे हैं कि जब अनसाउंड माइंड हो तब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना या नहीं करना? नहीं करना। और जब साउंड माइंड हो तब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। और ये इसका एक एग्जांपल है, आपको इसके नोट्स में दूंगा शॉर्ट में, बिल्कुल वो लिख के लाने हैं आपको, ठीक है, दोपहर तक आपको मिल जाएंगे। और ये पूरा प्रोविजन आप याद करके आएंगे, क्योंकि माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप एक्ट में भी क्वेश्चन आता है उसका, और यहां पर भी क्वेश्चन आता है। तो माइनर बड़ी खतरनाक चीज है। ये आ गई बात समझ में? तो मैं अगर मोटे मोटे 2-3 पॉइंट पूछो आपसे छुट्टी करने से पहले, तो क्या आप बता सकते हैं कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था? बताओ। माइनर के साथ सबसे पहले माइनर आया और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वॉइड एब इनिशियो। क्या मैं माइनर से ले सकता हूं? आंसर इज नो। दूसरा केस क्या है? जब उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया अपने आप को एज मेजर, तो क्या तब भी उसे लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज नो। तीसरा, जब वो माइनर था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और मेजोरिटी पे रेटिफिकेशन कर रहा है, क्या तब भी उसे लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज नो। तो 3 केस तो ये हो गए। फिर चौथा केस, नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, क्या बस नेसेसरी वर्ड आने से लायबल ठहरा देंगे उसको? नहीं। 2 क्वेश्चन है। पहला, जो नेसेसरी है वो एज पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होनी चाहिए मेंटेन करने के लिए, और दूसरा नॉट ऑलरेडी हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी होना चाहिए, पहले से ऐसी क्वांटिटी नहीं है। ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तब हम माइनर को लायबल ठहरा सकते हो नेसेसरीज के लिए। नो। किसको? उसकी प्रॉपर्टी या उसके इस्टेट, ESTAT प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, जैसे बोलते हैं रियल एस्टेट बिजनेस, उस तरीके से उसके प्रॉपर्टी को लाया। एक ही केस में माइनर को लायबल ठहरा सकते हैं, किसमें? सिविल रॉन्ग या फिर टॉर्ट्स के केस। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? यस। क्या माइनर फुल फ्लेज पार्टनर बन सकता है? नो। कैसा बन सकता है? पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली या बेनिफिशियरी। किसी कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट में आ सकता है क्या? यस। क्या माइनर के लिए गारंटी दी जा सकती है क्या? यस। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। क्या बात समझ में आ गई? पक्का?
क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? नहीं बन सकता माइनर शेयर होल्डर। क्या ट्रांसमिशन से उसके पास शेयर आ सकते हैं? यस। क्या उसके पास फुल्ली पेड शेयर आ सकते हैं? यस। अगर गलती से ना तो ट्रांसमिशन से आए ना फुल्ली पेड थे, नाम आ रहा है शेयर होल्डर की लिस्ट में, तो कंपनी क्या करेगी? रिमूव। क्या ये बात समझ आई? अब पूछिए सर। हाँ, तो जनरल रूल है कि नहीं होगा। जैसे ऐसा होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो जब पहले आप जनरली बताएंगे तो नो कैन नेवर बी हेल्ड लायबल। एक्सेप्शन है बस एक केस। तो 1000 केस थे जब माइनर को लायबल ठहराया जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक केस में ठहराया जा सकता है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। वो कर दोगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता है कैन माइनर बी हेल्ड लायबल? नो। फिर आपको एक्सेप्शन लिखनी है अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा हाउएवर माइनर कैन ओनली बी हेल्ड लायबल फॉर सिविल रॉन्ग, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते। क्या बात समझ में आ गई? तो एक केस ऐसा बताया गया जो कि एक बिल्कुल एक्सेप्शन है जनरल रूल की। पॉइंट आया समझ में? पक्का। पहले क्या आप एक काम कर देंगे कि जितने भी एग्जाम्पल जो भी है ये रीड करके रीड करेंगे कि लॉ की लैंग्वेज कहती क्या है। एक बार जब आप रीड कर लेंगे तब आपको नोट समझ में आ जाएंगे शॉर्ट में लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ। क्या बात समझ में आ गई? तो जैसे ही मुझे आप अपडेट कर देंगे हर एक बच्चा पर्सनली कि यस हो गया है, ग्रुप पे अपडेट करेंगे कि हाँ हमने रीड कर लिया है, सही से घर जाइए, खाना पीना खाइए और रीड करिए अच्छे से। जब आप मुझे बोलेंगे रीड कर लिए तब आपको नोट्स मिल जाए। तो उसमें कुछ पेनल्टी लगाओगे? नहीं। पॉइंट समझ में आया? माइनर से रिलेटेड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप इससे एक बार पढ़ के आए। ठीक है? हाँ जी। ल्यूनिटी मतलब जो ज्यादातर नशे में रहते हैं। जैसे आपके केस में हम ल्यूनेटिक बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी नशे में रहता है।